दोस्तों ये है अफ्रीका, हमारी दुनिया का एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। जमीन तो बहुत ज्यादा है ही, मगर साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज से भी माला माल माना जाता है, क्योंकि चाहे बात गोल्ड की हो, डायमंड की हो, यूरेनियम की हो, गैस की हो या तेल की हो, इस तरह की हर चीज ही यहाँ पर बड़ी पड़ी है। इवन माना तो ये भी जाता है कि पूरी दुनिया के 30% के करीब नेचुरल रिसोर्सेज तो सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके में मौजूद हैं। खेती बाड़ी के हिसाब से भी इस इलाके की ज्यादातर जमीनें अच्छी मानी जाती हैं, मगर अफसोस इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज ये इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका माना जाता है। ये इलाका कितना ज्यादा गरीब है, इस चीज का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज के दौर में जब कभी भी हम लोगों के सामने अफ्रीका का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में एक ऐसे ही इलाके की तस्वीर आती है कि जो इलाका दुनिया के कई 100 साल पीछे नजर आता है। ये चंद ऐसे लोगों का ख्याल आता है कि जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, बल्कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान फिर रहे हैं। और वैसे ये सिर्फ ख्याल की बात नहीं है, बल्कि सच्चाई भी यही है कि दुनिया के सबसे गरीब इलाके इस अफ्रीका में 40% के करीब तो लोग ऐसे हैं कि जो हद से ज्यादा गरीब माने जाते हैं। अब सवाल यही है, क्या हर कुदरती तौर पर इतना ज्यादा मालामाल होने के बावजूद भी अफ्रीका का ये हाल किसने किया? आखिर क्यों आज अफ्रीका सिर्फ गरीबी, भुखमरी या फिर पॉलिटिकल उटक पटक और इसके अलावा करप्शन वगैरह के लिए ही जाना जाता है? HMTV के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अफ्रीका आज जितने बुरे हालात में है, इसके पीछे सबसे पहला और बड़ा रीजन तो यकीनी तौर पर वेस्टर्न पावर्स हैं। स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस में तो पिछले कई सदियों में लंबे वक्त तक इस बात को लेकर मुकाबला ही चलता रहा था कि हम दोनों ताकतों में से कौन अफ्रीका के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करके इनको गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाएगा। ये दोनों ही ताकतें अफ्रीका के नीचे मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज को निकालकर अपने इलाकों में ले जाती थी, जिससे अब हुआ ये कि अफ्रीका की जमीन के नीचे मौजूद इन कुदरती खजानों के जरिए से अफ्रीकन कंट्रीज के तरक्की करने की बजाय अब ये वेस्टर्न पावर्स ही मालामाल होने लगी। अफ्रीका के ऐसे ही बेशुमार लोगों को जो फिजिकली काफी ताकतवर हुआ करते थे, गुलाम बनाकर यूरोप ले जाया जाने लगा। उस दौर में अफ्रीका के न सिर्फ हजारों लोगों को गुलाम ही बनाया जाता था, बल्कि बेशुमार लोगों को बेदर्दी के साथ, जुल्म स्तंभ के साथ कत्ल भी कर दिया जाता था। हैरानी की बात तो यह है कि जब दुनिया के बाकी इलाकों से भी ये कोलोनाइजेशन का सिस्टम खत्म हो गया, इन वेस्टर्न पावर्स ने इन लोगों को आजादियां दे दी, तब भी अफ्रीका का ये इलाका इस चीज से आजाद न हो सका। खास तौर से फ्रांस ने अफ्रीका के जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा था, इसने इन सारे मुल्कों को आजादी तो दे दी, लेकिन वो नाम की थी, क्योंकि इनडायरेक्टली जो ये सारे मुल्क हुआ करते थे ये पेरिस से ही कंट्रोल किए जाते थे। और इन सारे मुल्कों की जमीन के नीचे मौजूद जो कुदरती खजाना है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनके फायदे इन मुल्कों की बजाय पेरिस को यानी कि फ्रांस को ही मिला करते थे। हैरानी की बात तो ये है कि अभी भी बहुत सारे मुल्क फ्रांस के बिल्कुल इसी तरीके से इन्फ्लुएंस में हैं। हालांकि कुछ मुल्क ऐसे हैं जो पिछले कुछ सालों से ही लगातार वहां की मिलिट्री की कू के जरिए से आजाद हो रहे हैं। आगे बढ़े तो अफ्रीका के इन बुरे हालात में ले जाने के पीछे जो दूसरी वजह मानी जाती है वो इसकी कॉस्ट लाइन, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया का 80% के करीब ट्रेड सिर्फ और सिर्फ समुद्र से होता है, और कॉस्ट लाइन जमीन के इसी हिस्से को कहा जाता है जो दरअसल समुद्र से मिलता है। दुनिया के नक्शे में देखकर तो आप लोगों को भी यही महसूस होगा कि अफ्रीका का लगभग ज्यादातर इलाका तो समुद्र से ही घिरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसकी कॉस्ट लाइन भी काफी बड़ी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि इसकी कॉस्ट लाइन भले ही काफी बड़ी है, लेकिन इसकी कॉस्ट लाइन का ज्यादातर हिस्सा सी पोर्ट बनाने के काबिल ही नहीं है। बहुत कम इलाके ही ऐसे हैं कि जहां पर पोर्ट बनाए जा सकते हैं और जहां से फिर कारोबार किया जा सकता है। इसके बिल्कुल उलट अगर आप लोग यूरोप पर नजर डालेंगे कि जो साइज में अफ्रीका से काफी छोटा है, इसकी कॉस्ट लाइन काफी बड़ी है, यानी सी पोर्ट वगैरह के काबिल है, जिसकी वजह से वो दुनिया का 40% समुद्री ट्रेड कंट्रोल करता है। यहाँ पर यह बात भी वर्थ नोटिसिंग है कि दरिया नील के जिसको नाइल रिवर के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा अफ्रीका का कोई भी दरिया भी इतना बड़ा नहीं है कि जिसमें बड़े बड़े कार्गो शिप चलाए जा सके। इसी तरह की कुछ परेशानी की वजह से हमेशा से ही अफ्रीका से समुद्री तौर पर कारोबार करना एक बड़ा चैलेंज रहा है। और सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चीज के जिसका अभी तक मैंने आप लोगों के सामने जिक्र ही नहीं किया, और जिस चीज ने अफ्रीका को फाइनेंशियली सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, वो है समुद्री लुटेरे, यानी कि जिनको हम इंग्लिश में पायरेट्स कहते हैं। आपको जानकर शायद परेशानी होगी, मगर हाँ, आज इतने एडवांस दौर में भी अफ्रीका के ये खतरनाक समुद्री लुटेरे अफ्रीका के ज्यादातर समुद्री इलाके में एक्टिव नजर आते हैं। स्पेशली सबसे ज्यादा इसी इलाके में एक्टिव नजर आते हैं जो बहुत ज्यादा अहम है, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में सप्लाई होने वाला तेल, गैस, इस तरह की बहुत सारी चीजें इसी इलाके से होकर गुजरती हैं, और ये समुद्री लुटेरे मौका पाते ही इन जहाजों पर अटैक कर देते हैं। कभी इनको लूट लेते हैं और कभी इनमें बैठे लोगों को बंदी बना लेते हैं,
और फिरौती मांगते हैं तो कभी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ही इसी इलाके में ये जो चिबूती नाम का मुल्क है, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मुल्क के अंदर दुनिया के लगभग सभी ताकतवर मुल्कों ने मिलिट्री बेस बना रखी है, सिर्फ इसीलिए ताकि उन खतरनाक समुद्री लुटेरों से अपने अपने मुल्क के जहाजों को बचा सके। बात सिर्फ ईस्ट की नहीं बल्कि वेस्ट अफ्रीका की साइड पे भी ये डाकू एक्टिव नजर आते हैं। 2013 में तो एक बार इन्होंने अमेरिका के एक ऑयल शिप पर हमला करके इसको लूट लिया था और उसमें जितने भी लोग मौजूद थे इन सबको किडनैप कर लिया था और बाद में इनको छोड़ा, तो मगर अमेरिका से अपनी सारी मांगे पूरी करवाने के बाद। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर मुल्क ना चाहते हुए भी अफ्रीका के चारों तरफ का ये जो एरिया है इससे दूरी बनाकर रखते हैं और हमेशा घबराते रहते हैं, जिसकी वजह से इन अफ्रीकन मुल्कों के हाथों से भी बहुत सारी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। इन तमाम चीजों के अलावा अफ्रीका के अंदर एक और खास चीज नजर आती है और वो ये है कि अगर आप लोग नॉर्थ अफ्रीका पर नजर डालेंगे तो यहाँ भी लगभग सारे ही मुल्क आपको मुस्लिम नजर आएंगे, जबकि अगर साउथ अफ्रीका पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर ईसाई मुल्क नजर आएंगे और जो बीच के मुल्क हैं दोनों ही मज़हब की आबादी मिक्स करके नजर आएगी। और ये जो सारे मुल्क हैं, ये जो बॉर्डर्स हैं, ये ज्यादातर वही है कि जो 20वीं या 19वीं सदी में फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से बनाए गए थे। इन वेस्टर्न पावर्स ने जब इन मुल्कों को बनाया, इनके दरमियान बॉर्डर्स ड्रा किए तो रिलीजन, कल्चर, जुबान और इन सारी चीजों का खास ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से वक्त वक्त पर आपस में क्लैशेस होते रहे और ना चाहते हुए भी पिछले 50 से 60 साल से अफ्रीका का कोई ना कोई मुल्क सिविल वॉर का सामना करता ही रहता है। हालांकि यहाँ पर यह बात भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ वक्त से जैसे जैसे अफ्रीका के इलाकों से फ्रांस का इन्फ्लुएंस कम होना शुरू हुआ है, वैसे वैसे वहाँ पर रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। खास तौर से चाइना के इस इलाके में आने से बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए। चाइना अफ्रीका में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है और सितंबर 2014 के महीने में भी चाइना ने अपने यहाँ पर एक समिट होस्ट किया है, जिसके अंदर अफ्रीका के लगभग सारे ही मुल्कों के लीडर्स को इनवाइट किया गया था। और इस समिट के अंदर भी चाइना ने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान करके अफ्रीका के लगभग सारे ही मुल्कों को खुश कर डाला है। फिलहाल ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा कि चाइना के इन बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के जरिए से भी अफ्रीका की किस्मत बदलेगी या नहीं। आपकी इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।